हेलो बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इडियम्स को लेकर के, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 30 इडियम्स को देखेंगे, उनके अर्थ को देखेंगे, उनके सिनोनिम से एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उन पर एक सेंटेंस भी देखने को हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इडियम्स का यूज कैसे हुआ है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत अच्छी बात है, आपको लास्ट पार्ट में भी दिखाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में आप उसे जरूर फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट पा सकें। तो चलिए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इडियम हमारा है फॉर गुड। देखिए, अगर आप कोई काम को फॉर गुड करते हैं, कहीं कहीं आपको फॉर गुड एंड ऑल भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कि फॉर गुड तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन फॉर गुड के साथ एक और बात हम ऐड कर सकते हैं, फॉर गुड एंड ऑल। यानी कि जो अर्थ फॉर गुड का है वही अर्थ फॉर गुड एंड ऑल का है। ठीक है, लेकिन बात चूंकि शॉर्टर वे में कहना ज्यादा प्रीफर माना जाता है, इसलिए फॉर गुड का ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, बड़ा कहने के बजाय व्यक्ति छोटा कहना ज्यादा पसंद करता है। चलिए, फॉर गुड का मतलब क्या होता है? यदि आप कोई किसी काम को फॉर गुड के लिए करते हैं, यानी कि आप हमेशा के लिए करते हैं, सदा के लिए करते हैं उसको। फॉर गुड का सिनोनिम्स क्या होगा? अगर हम किसी वर्ड से अगर दिखाना चाहें तो फॉर गुड का सिनोनिम्स होगा फॉर एवर, परमानेंटली। जैसे कि आप इस वाक्य से फॉर गुड का यूज समझ सकते हैं। उसने सदा के लिए देश छोड़ दिया, किसी ने सदा के लिए पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, अब ये सारी बातें हम फॉर गुड से बना सकते हैं, अथवा फॉर गुड एंड ऑल से भी हम बना सकते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है। तो उसने सदा के लिए देश छोड़ दिया, ही लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड। चलिए, तो ये फॉर गुड बहुत अच्छा इडियम है। आते हैं नंबर सेकंड के तरफ, ब्रिंग होम द बैकन। बैकन एक्चुअली क्या होता है? पिग का जो मीट होता है ना, उसको बैकन कहा जाता है। अब आप घर पर आप सुअर का मांस लाते हैं, ऐसा तो अर्थ है नहीं। तो ब्रिंग होम द बैकन एक इडियम है। बच्चों, यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इडियम का हम अलग अलग अर्थ नहीं लेते हैं। जैसे अगर ऐसे देखा जाए तो ब्रिंग होम द बैकन का मतलब क्या होता है कि घर में सुअर का मांस लाना, ये कोई अर्थ नहीं है। इडियम का एक सामूहिक अर्थ होता है। ठीक है, तो ब्रिंग होम द बैकन का मतलब होता है पैसा कमाना। यदि आप ब्रिंग होम द बैकन करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से लिखेंगे, टू अर्न मनी। ठीक है, चलिए, वह परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए पूरा दिन काम करता है। कोई व्यक्ति है पूरा दिन काम करता है ताकि वो परिवार के लिए पैसा कमा सके। चलिए, ही वर्क्स ऑल डे, ये वो पूरा दिन काम करता है। ये तो पार्ट समझ में आ रहा है। चलिए, टू ब्रिंग होम द बैकन, ब्रिंग होम द बैकन का मतलब पैसा कमाना है ना, फॉर हिज फैमिली। तो बच्चों, इस तरह से ब्रिंग होम द बैकन का यूज हुआ है। चलिए, हम लोग अपने इडियम्स 3 की तरफ मूव करते हैं। इन हफ। यदि कोई काम को अगर आप इन हफ करते हैं तो आप बैड मूड में होते हैं, आप टेम्पर में होते हैं और आप क्रोध में उस काम को करते हैं। ठीक है ना, इन ए बैड मूड, एंग्रीली। और एक अगर इडियम का जवाब अगर हम इडियम से देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्रोध में के लिए कोई और अच्छा इडियम मिले, तो इन हफ तो ठीक है, इन हफ तो हमारा मेन इडियम है, लेकिन एक और टॉप क्लास का इडियम है। आप इसको थोड़ा सा आप इसको गंभीरता से ले, एक बहुत ही टॉप क्लास का इडियम है और वो है आपका इडियम इन हाई दर्जियन। अगर कोई काम को अगर आप इन हाई दर्जियन करते हैं तो आप क्रोध में करते हैं, तमतमाते हैं आप। तमतमाते हुए, जैसे वो कहना कि वो घर से तमतमाते हुए निकल गया, तो तमतमाते हुए का मतलब क्रोध में। ठीक है ना, हम इस चीज को हम इन हफ से भी बना सकते हैं और इन हाई दर्जियन से भी बना सकते हैं। ठीक है, वो गुस्से में चली गई। किसी महिला के बारे में कहा गया कि वो गुस्से में चली गई, सी वॉक्ड ऑफ इन हफ। और इन हफ के जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन हाई दर्जियन, है ना। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए, हम लोग ये नंबर 4 पर आते हैं। इडियम हमारा 4 क्या कहता है? अप द क्रिक। ठीक है ना, अप द क्रिक का मतलब क्या होता है? अगर आप अप द क्रिक होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कठिनाई में होते हैं, कठिन स्थिति में आप अपने आप को पाते हैं। अब चलिए, इसको कहने के लिए हमारे पास और कितने इडियम हैं? अगर कहने का मतलब है कि कठिनाई में कहना है, मुसीबत में कहना है, मैं इन दिनों मुसीबत में हूं, मैं कठिनाई में हूं, तो इसके लिए हमारे पास क्या इडियम है? एक तो अप द क्रिक है जो आपको नजर आ रहा है, जो हमारा मेन इडियम है।
इसके अलावा दो और अच्छी इडियम है ना, अप अगेंस्ट इट, इसका भी अर्थ होता है कठिनाई स्थिति में होना, कठिनाई में होना, मुसीबत में होना, या इन द सूप, इन द सूप का भी अर्थ होता है कठिनाई में होना। तो ये दो अच्छे इडियम है, मतलब कठिनाई में होने के लिए हमारे पास तीन इडियम है, आप ऐसे समझ ले, एक अप द क्रीक है, एक अप अगेंस्ट इट है, और एक इन द सूप है। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो हम कैसे लिखेंगे, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन इसका सिनोनिम्स हम ये कह सकते हैं कि अप द क्रिक का सिनोनिम्स होगा अप अगेंस्ट इट, अप द क्रिक का सिनोनिम्स होगा इन द सूप। ठीक है, जैसे कि उसके मदद के बिना मैं मुश्किल में होता, कोई व्यक्ति बोल रहा है, यदि वो मदद नहीं किया होता तो मैं मुश्किल में होता। इसको हम कैसे बना सकते, उसके मदद के बिना, बट फॉर हिज हेल्प, के बिना। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, बट फॉर, बट फॉर का मतलब होता है के बिना। आप पहले इसको समझिए, बट फॉर का अर्थ होता है के बिना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बट फॉर हिज हेल्प, यदि उसका मदद नहीं मिला होता, आई वुड हैव बीन इन अप द क्रिक, आई वुड हैव बीन अप द क्रिक, या हम ऐसे भी लिख सकते थे इन द सूप। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है अप द क्रिक। चलिए नंबर चलते हैं 5 की तरफ। करेक्ट, विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग, फायर करने को ब्लेज कहते हैं, ब्लेजिंग का मतलब फायरिंग होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदूक चला रहा है, यदि कोई काम को अगर आप विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग करते हैं, यदि आप किसी काम को ऑल गन्स ब्लेजिंग करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप पूरे दमखम के साथ करते हैं, पूरे इरादे के साथ करते हैं उस काम को, मतलब जोश जुनून के साथ उस काम को करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन, है ना। चलिए चलिए इस अब सेंटेंस को थोड़ा सा समझा जाए, विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग का यूज कैसे हुआ है। द टीम नीड्स टू प्ले विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग टू विन द चैंपियनशिप। इसका मतलब क्या है कि टीम को पूरे दमखम, पूरे इरादे के साथ खेलने की जरूरत है, यदि टीम को अगर चैंपियनशिप जीतना है तो। यानी कि अगर टीम अगर चैंपियनशिप जीतना चाहती है तो टीम को क्या नीड्स है, तो द टीम नीड्स टू प्ले विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग, पूरे इरादे और दमखम के साथ खेलना होगा। आते हैं नंबर 6 की तरफ। हस हस क्या होता है, हस हस का मतलब होता है, देखिए कोई चीज यदि हस हस है तो इसका मतलब है वो गुप्त है, गोपनीय है ना, लोग उसको नहीं जानते हैं। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीक्रेट, गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल भी एक अच्छा वर्ड है गोपनीय कहने के लिए। यदि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है यानी कि वो गुप्त है, गोपनीय है। जैसे आप इस वाक्य से आप इस हस हस को समझ सकते हैं, वो एक गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए कार्य करता है, एक ऐसी सरकारी एजेंसी जिसको लोग नहीं जानते हैं, और उसी सरकारी एजेंसी के लिए वो काम करता है। कैसे लिखेंगे, ही वर्क्स फॉर ए हस हस गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसी प्रकार से गोपनीय तरीके से कमाए गए पैसे को क्या कहते हैं, हस मनी। ठीक है ना, यदि आप इलीगल पैसा कमाते हैं, अवैध पैसा कमाते हैं, तो इसी से एक और इडियम बना है, अगर आप अवैध पैसा कमाते हैं तो अवैध पैसा के लिए एक और इडियम, बढ़िया इडियम है हस मनी। हस मनी का मतलब अवैध तरीके से कमाया गया पैसा। चलिए नंबर आते हैं 7 में, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, बाप का बेटा, मतलब कि बाप जैसा बेटा, बाप का बेटा, अथवा हम ऐसे कह सकते हैं बाप जैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है, बाप का बेटा अथवा बाप जैसा बेटा। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, समवन हु लुक्स, जो या तो नजर आता है बाप के पेरेंट्स की तरह, और बिहेव्स, या तो बिहेव करता है लाइक हिज और हर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब ज्यादातर पिता। ठीक है, जैसे हिज सन इज द रियल चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ, उसका बेटा ठीक अपने बाप की तरह है, उसका बेटा ठीक अपने बाप की तरह है। तो बहुत अच्छा ये इडियम है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चलिए सेंड समवन टू कॉवेंट्री, अगर आप किसी को सेंड समवन टू कॉवेंट्री करते हैं तो आप उससे बातचीत नहीं करते हैं, एक सजा के तौर पर। अब बातचीत क्यों नहीं करते, आप उसको एक सजा देना चाहते, इसलिए आप उससे बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप किसी को अगर आप किसी को सेंड करते कॉवेंट्री में, इसका मतलब है कि आप उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, एक सजा के तौर पर। चलिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, टू रिफ्यूज टू स्पीक, आप उससे बोलना नहीं चाहते हैं। जैसे आप ये वाक्य देखिए, ही हैज सेंट हिज सन टू कॉवेंट्री फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसने अपने बेटे से बातचीत नहीं किया है, किस वजह से, उसके रूड बिहेवियर के कारण। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, सेंड समवन टू कॉवेंट्री। आते नंबर 9, डाउन द रोड। डाउन द रोड का क्या मतलब है ना, सड़क के नीचे, ऐसा नहीं है। डाउन द रोड का मतलब होता है कि भविष्य में किसी भी समय कभी भी, ठीक है ना, भविष्य में किसी भी समय कभी भी। अब इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखेंगे, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जैसे आप ये वाक्य देखिए, करेक्ट, ड्यू टू रिसेशन,
है ना। रिसेशन का मतलब मंदी, मंदी के कारण, है ना, आजकल दुनिया में मंदी छाया हुआ है। तो कह रहे कि ड्यू टू रिसेशन देयर आर सर्टेन टू बी मोर जॉब्स डाउन द रोड, है ना, देयर आर सर्टेन टू बी मोर जॉब लॉसेस डाउन द रोड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में कभी भी किसी भी समय नौकरी में कमी आ सकता है, चूंकि मंदवारी छाई हुई है। तो अगर कोई चीज यदि डाउन द रोड होता है, यानी कि वो भविष्य में किसी भी समय वो हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा ये इडियम है, सब पूछा हुआ इडियम है, सब प्रीवियस ईयर से जुड़ा हुआ इडियम है। बच्चों ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पेन पेपर लेकर जरूर बैठें, जरूर नोट कर लें, नोट करने से बहुत कुछ यादें हो जाएंगी। करें कि पाई इन द स्काई का क्या मतलब है? असंभव चीज, वो चीज जो कि भी हो नहीं सकता है ना। पाई इन द स्काई का मतलब कि असंभव चीज, झूठी आशाएं को पाई इन द स्काई कहते हैं। एन अनलाइकली और अनरियलिस्टिक प्लान और गोल, यानी कि वो प्लान, वो गोल, वो लक्ष्य, कोई भी चीज जो कि अनरियलिस्टिक हो, जो कि हो नहीं सकता है, सोचने के लिए ठीक है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, जैसे कि कह रहा है क्या, वैश्विक भाईचारा, हम लोग सब भाई भाई हैं, ठीक है। अच्छा, एवं शांति एक शानदार विचार है, बहुत अच्छा विचार है कि इस दुनिया में सब कोई मतलब भाई की तरह रहे, बंधुत्व हो। परंतु एक असंभव चीज है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है तो प्रोबेबली नॉट। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा के लिए ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस इज अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, एक बहुत अच्छा आइडिया है। ब्रदरहुड एंड पीस एक ही नाउन है, इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर का यूज हुआ है, इसका ध्यान दिया जाए, इसलिए यहां पर आर का यूज नहीं हुआ है। करें कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस इज अ वंडरफुल आइडिया, एक शानदार आइडिया है, बट इट इज ऑल पाई इन द स्काई, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव चीज है, कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यदि कोई चीज यदि पाई इन द स्काई है, इसका मतलब है कि उसका होना संभव नहीं है, वो अनरियलिस्टिक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करेक्ट, ए चिप ऑन वंस शोल्डर, इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति अगर झगड़ालू प्रवृत्ति का है, मतलब उसके साथ अन्याय हुआ है इसलिए वो एंग्री एटीट्यूड रखता है, तो इसका मतलब है कि ए चिप ऑन वंस शोल्डर है वो। चलिए, जैसे एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, डिस्पोजिशन टू क्वारल, हमेशा वो क्वारल करना चाहेगा क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो ऐसा मानता है कि उसके साथ अनफेयरली ट्रीटमेंट हुआ है। चलिए, अब ये कह रहा है क्या, ही इज नॉट गोइंग टू मेक फ्रेंड्स, वो तो कभी दोस्त बना नहीं सकता है। इफ ही वॉक्स विथ ए चिप ऑन हिज शोल्डर, यदि वो अपने झगड़ालू प्रवृत्ति को मेंटेन करके चलता है, कोई व्यक्ति अगर झगड़ालू स्वभाव बनाए रखता है तो कोई भी उसका दोस्त होने वाला नहीं। तो चलिए, ए चिप ऑन दी ओल्ड वंस शोल्डर का क्या मतलब है? मतलब एंग्री होना, एंग्री एटीट्यूड रखना, ग्रीवांसेस को रखना ना, बियर ग्रीवांसेस, इसको तोड़ के अगर लिखें तो इसका एक और सिनोनिम्स हो सकता है बियर ग्रीवांसेस, है ना, अपने ऊपर है ना अन्याय को सहना, ये भी इसका एक अर्थ होता है। चलिए आगे आते हैं नंबर 12 में। ऑफ द फर्स्ट वाटर का क्या मतलब है? यदि कोई चीज ऑफ द फर्स्ट वाटर है, यानी कि वो एकदम यूनिक है लेकिन गलत मामलों में, जो अपनी किस्म का एक हो, जो अद्वितीय हो लेकिन गलत मामलों में, उसके जैसा कोई नहीं लेकिन गलत मामलों में। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूनिक, यदि कोई चीज यूनिक है तो अपने आप में अकेला है। अनसरपास्ड, यदि कोई चीज अनसरपास्ड है तो अपने आप में अकेला है, ठीक है, अद्वितीय है। जैसे वह एक नंबर का उबाऊ व्यक्ति है, वो एक नंबर का उबाऊ आदमी है, मतलब उसके जैसा उबाऊ आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1 उबाऊ आदमी है, नंबर 1 चोर है, नंबर 1 झूठा है, ये सारी बातें हम बता सकते हैं ऑफ दी फर्स्ट वाटर से। तो कह रहा है क्या कि वो एक नंबर का उबाऊ आदमी है, कैसे इसको बनाएंगे? ही इज अ बोर ऑफ द फर्स्ट वाटर। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कह रहा है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, यदि कोई चीज का लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है, उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा सारांश। किसी बात का लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है ना, तो उसका पूरा मतलब सारा, उसका पूरा निचोड़ होता है, उसका पूरा सारांश होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं तुमको इस टॉपिक का पूरा निचोड़ समझा सकता हूं। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस टॉपिक। चलिए, किसी बात का निचोड़, द समरी ऑफ द मैटर। चलिए हमारा अगला इडियम क्या? होली ग्रेल। होली ग्रेल क्या होता है? वैसा चीज आदमी चाहता तो बहुत है लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब एक ऐसा चीज है ना, वैसा चीज जिसे प्राप्त कर पाना कठिन हो, आदमी चाहता है उसको प्राप्त करना
लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वो चीज है होली ग्रेल, है ना। दूर की कौड़ी, इसको आप अगर छोटा अगर हिंदी लिखना चाहते हैं, दूर की कौड़ी का मतलब क्या होता है कि चीज तो पसंदीदा है लेकिन आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये चीज दूर की कौड़ी कहलाता है, तो उसको अंग्रेजी में कहेंगे होली ग्रेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका संबंध ईसा जीसस क्राइस्ट से है। होली ग्रेल का अपने की इतिहास है कि उसका नाम क्यों ऐसा पड़ा होली ग्रेल, ठीक है ना, ये बाइबल से लिया गया फ्रेज है। चलिए रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप कहीं पर छा जाते हैं तो आप रूल द रूस्ट करते हैं। आज क्रिकेट में T20 गेम क्या हो चुका है? रूल द रूस्ट कर रहा है, छा गया, एक तरह से हावी हो गया है, गेम के ऊपर हावी हो गया है, तो छा जाना, हावी होना, ठीक है। इसका साइनो क्या होगा? डोमिनेट। इसका सिनोनिम्स होगा डोमिनेट। यदि आप डोमिनेट करते हैं, आप वहां पर हावी होते हैं। चलिए मिल्ली माउथेड एक बहुत अच्छा इडियम है, मिल्ली माउथेड। मिल्ली माउथेड का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई चीज ईमानदारी से नहीं कहता है, साफ साफ नहीं कहता है। मिल्ली माउथेड का मतलब होता है साफ साफ नहीं कहने वाला, जो घुचपुचिया हो, आप ऐसा समझिए। जो कोई चीज को ना साफ साफ नहीं कहता है ना, वो मिल्ली माउथेड होता है। नॉट ऑनेस्ट इनफ टू स्पीक इन ए डायरेक्ट वे, जो सीधा सीधी ना बोले, खर्रा खरी ना बोले, घुचपुचिया आदमी हो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मिल्ली माउथेड। जैसे कि ए मिल्ली माउथेड पॉलिटिशियन, है ना, एक पॉलिटिशियन है जो कि मिल्ली माउथ, पॉलिटिशियन ही जो मिल्ली माउथेड होते ही हैं, वो कोई बात को साफ साफ नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए नंबर आते हैं 17 में, डाउन एंड आउट। यदि कोई व्यक्ति डाउन एंड आउट है तो वो पूरी तरह से कंगाल है, दरिद्र है, ठीक है ना, डेस्टिट्यूट, और इसके सिनोनिम्स हो सकते इंडिजेंट, इम्पोवेरिस्ट, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए, तो यदि कोई व्यक्ति अगर डाउन एंड आउट है, यानी कि वो पूरी तरह से कंगाल है, दरिद्र है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको? विदाउट मनी, ना उसके पास पैसा है, ए जॉब, ना तो उसके पास कोई काम है, और ए प्लेस टू लिव, ना तो उसके पास रहने के लिए जगह है। ना मतलब पैसा है उसके पास, ना तो उसके पास कोई काम है, ना तो रहने का जगह है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है डाउन एंड आउट। चलिए पुट आउट ऑफ काउंटिनेंस। अगर आप किसी को पुट आउट ऑफ काउंटिनेंस करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसको लज्जित कर देते हैं, है ना। टू मेक समवन फील असेम्ड, आप उसको लज्जित कर देते हैं, आप उसको इम्ब्रेस कर देते हैं। एक छोटा सा सिनोनिम्स लिखे तो क्या लिखेंगे? इम्ब्रेस, है ना, लज्जित करना, ह्यूमिलिएट कर देना। तो ये अगर आप किसी को आउट ऑफ काउंटिनेंस रखते हैं, आप उसको असेम्ड फील करवाते हैं, आप उसको लज्जा फील करवाते हैं। चलिए नंबर आते हैं नंबर 19 में, करेक्ट, अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप एट द व्हील का क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति अगर अस्लीप एट द व्हील करता है तो वो लापरवाह होता है, बेखबर होता है, आराम से चक्का पर सोया हुआ है, व्हील पर सोया हुआ है, स्लीप एकदम सोया हुआ है, मतलब बेखबर। अब गाड़ी पर कौन सोता है? गाड़ी के बाहर कौन सोता है? एकदम उसका कोई दुश्मन वगैरह नहीं, एकदम आराम से बेखबर है, लापरवाह है, नॉट अटेंटिव या नॉट अलर्ट। लेकिन इडियम्स के तौर पर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अस्लीप एट द व्हील का मतलब, तो इसका मतलब है लापरवाह, बेखबर। चलिए इसके बाद नंबर आते हैं 20 में, हॉल समवन ओवर द कोल्स। इसका मतलब क्या होता है? आलोचना करना। यदि आप किसी को हॉल समवन ओवर द कोल्स करते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। आलोचना करना, इसका सिनोनिम्स क्रिटिसाइज है, कंडेम है, बीरेट है, लेस आउट है, और ढेरों सारे। आलोचना करने के लिए वर्ड की कमी नहीं, आलोचना करने के लिए समझिए कि वर्ड की कमी नहीं, इतने सारे वर्ड है ना कि मतलब आप अमेजिंग रह जाएंगे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द एल्बो। आउट ऑफ द एल्बो का मतलब क्या होता है? यदि कोई कपड़ा फटा पुराना है तो वो आउट ऑफ द एल्बो है, ठीक है ना। इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा वर्न आउट। वर्न आउट क्लॉथ, कौन से क्लॉथ होते हैं? जो फटे पुराने हैं। चलिए ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का क्या मतलब होता है? ठीक है ना, हाँ। यदि कोई चीज अगर आपके लिए ग्रीक है तो इसका मतलब है कि आप उसे समझ नहीं सकते, वो समझ से परे है। तो जो समझ से परे हो वो आउट ऑफ ग्रीक होता है। ग्रीक क्या है ना, ये दुनिया के सबसे ज्यादा पुराना सर्वाइविंग लैंग्वेज है। दुनिया में जितने भी लैंग्वेज आज के डेट में सर्वाइव कर रहे हैं, और उसमें अगर पुराने लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उसमें ग्रीक है। यदि कोई चीज अगर आपके लिए ग्रीक है, यानी कि इसका मतलब है कि उसको समझ पाना कठिन है, जो समझ से परे हो वो ऑल ग्रीक टू मी होता है। ये पूरा, ये सेंटेंस नहीं है, ये पूरा इडियम है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। यदि कोई चीज यदि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है तो यानी कि वो समझ में आना कठिन है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को पे लिप सर्विस करते तो दिखावे का साथ देते हैं, है ना, केवल ढोंग करते हैं दिखाने का। दिखावा मतलब साथ देने का ढोंग करना, साथ निभाने का ढोंग करना, ठीक है। टू प्रिटेंड टू सपोर्ट, इसको अगर तोड़ के अगर कहें तो टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना।
ठीक है ना, दिखावा करना। तो अगर आप पे लिप सर्विस करते, कल मुंह से बोल देते, लिप सर्विस का मतलब क्या, कल मुंह से बोल देते काम खत्म, अब हाथ से कुछ करने वाले नहीं है भाई। जैसे देखिए, द मिनिस्टर पेड लिप सर्विस टू द फार्मर्स, ठीक है ना, बट ही डिड नथिंग टू हेल्प देम। इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्री जी जो थे उन्होंने केवल दिखावे का फार्मर्स किसानों का साथ दिया, लेकिन उनको मदद करने के लिए कुछ किया नहीं। तो अगर आप किसी को पे लिप सर्विस करते हैं तो केवल दिखावे का साथ देते हैं। आगे आते हैं 24 में, इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है ना, समस्या या विरोध के बावजूद कोई काम को अगर सरकार ठान लिया है कि लाख विरोध करते रहो, हम एनआरसी लागू करेंगे, हम सीए लागू करेंगे, तो ये इन द टीथ ऑफ यानी कि विरोध के बावजूद, समस्या के बावजूद, है ना, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, ऑपोजिशन, है ना, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, है ना, या ऑपोजिशन, है ना, ये चीज है, इसका एक्सप्लेनेशन है इन द टीथ ऑफ का। चलिए, गाइड द लिली। गाइड द लिली का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को बेवजह सुंदर बनाना जिसे सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है, चीज पहले से ही सुंदर है। यदि देखिए लिली एक सुंदर फूल है, अगर आप उसको गाइड करते मतलब उसको सोना का पानी चढ़ाते हैं, तो सुंदर फूल को सोना का पानी चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही सुंदर है। तो अगर आप किसी चीज को गाइड द लिली करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बेवजह आप सुंदर बनाते हैं, सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी जगह पर मार्बल लगा हुआ है, बढ़िया पेंट किया हुआ है, सब कुछ बढ़िया चकाचक है, और फिर मार्बल हटा करके टाइल्स लगाना, टाइल्स हटा करके मार्बल लगाना, टाइल्स हटा करके मार्बल हटा कर ग्रेनाइट लगाना, फिर पेंट के ऊपर पेंट चढ़ाना, ये सब क्या है, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब गाइड द लिली का उदाहरण है। ठीक है ना। तो अगर आप गाइड द लिली करते हैं तो किसी चीज को बेवजह आप सुंदर बनाते हैं, क्योंकि उसको सुंदरता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से सुंदर है। ठीक है, टू ब्यूटीफाई अननेसेसरली। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, टू ब्यूटीफाई अननेसेसरली। आते हैं नंबर 26 में, पुट स्पोक इन समवन्स व्हील। यदि आप किसी के व्हील में अगर स्पोक डालते हैं, इसका मतलब है कि आप उसमें खलल डालते हैं, बाधा डालते हैं, किसी के प्लान में, किसी का कार्य में, किसी की योजना में, कार्य अथवा योजना में बाधा डालना। ठीक है ना, किसी की कार्य अथवा योजना में बाधा डालना। टू थ्वाट समवन्स प्लान, किसी के प्लान को रोक देना, बाधा डालना, अड़चन डालना, ये होता है पुट स्पोक इन समवन्स व्हील। चलिए, लीड समवन बाय द नोज, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को लीड करते हैं उसके नाक से, तो ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ, ये इडियम क्या कहता है, लीड समवन बाय द नोज, इसका मतलब होता है किसी को पूरी तरह से वश में रखना। अगर आप किसी को पूरी तरह से वश में रखते हैं तो आप उसको लीड, है ना, बाय द नोज करते हैं। टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, किसी पर पूरी तरह से अपने वश में रखना, ये होता है लीड समवन बाय द नोज का मतलब। चलिए 28 क्या कहता है, थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। स्पैनर, रिंच, रिंच को ना स्पैनर कहते हैं। अगर आप वर्क कारखाने में अगर आप रिंच फेंक देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिंच हाथ में तो आप काम कर रहे हैं, रिंच कारखाने में फेंक दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको योजना को चौपट करने वाले हैं, कोई चीज को बर्बाद करने वाले हैं। तो बर्बाद करना, योजना चौपट करना, इसका अर्थ होता है। अगर थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी प्लान को चौपट करने वाले हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, रूइन या डिस्ट्रॉय, है ना, ये दो सिनोनिम्स हो गया। एक और सिनोनिम्स हुआ अपसेट द प्लान, यानी कि प्लान को होने नहीं देना, उसको अपसेट कर देना। चलिए, सो वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप वाइल्ड ओट्स को शो करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जवानी में अय्यासी का काम करते हैं, अय्यासी भरी जिंदगी बिताना। इसको सरल भाषा में कहें तो अय्यासी भरी जिंदगी बिताना, अय्यासी भरी जीवन बिताना को कहते हैं सो वाइल्ड ओट्स। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, टू लीड ए डिसोल्यूट लाइफ। ठीक है, चलिए, कस्सी जॉब कैसा जॉब होता है, यदि कोई जॉब कस्सी जॉब है यानी कि वो बेहद आसान और सुखद नौकरी है, सुख चैन वाली नौकरी है ना, सुख चैन, आप इसको सरल भाषा में कहें तो सुख चैन वाली नौकरी को कहते कस्सी जॉब। बहुत आसान नौकरी है और इसमें करना कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये टोटल 30 आपके लिए इडियम्स है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। फिर भी यदि कोई तरह की डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर सहारा लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।